हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के बारे में। यदि आप पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें, यहां से आपको पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 66। ये कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उसके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, इसके संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे यदि हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बिल्कुल उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। कैसे होता है, इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदन के सदस्यों से बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों के माध्यम से होगा। संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के माध्यम से इन दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं उनके सदस्यों के माध्यम से जो निर्वाचक मंडल, निर्वाचक गण बनाए गए हैं, निर्वाचक गण के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उस पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त मतदान होगा। अब ये एकल संक्रमणीय क्या है और आनुपातिक पद्धति क्या है भैया? तो इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में ऐसा आप समझ लें कि यदि हम चुनाव लड़ते हैं, मतलब एक साधारण व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सांसद और विधायक के चुनाव होते हैं, एमपी या एमएलए के जो चुनाव होते हैं, उनमें क्या होता है कि यदि 10 लोग खड़े हुए हैं तो 10 में से एक ही जीतता है। और एक कौन जीतता है? जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। और यहाँ पर जो आम जनता होती है, वहाँ आम जनता को सिर्फ एक ही व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है। वो 10 के 10 ही लोगों को मत थोड़ी दे सकती है। 10 में से किसी भी एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार अपने को है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो कि 10 लोग खड़े हैं तो 10 में से प्रथम वरीयता किसको मिले, द्वितीय वरीयता किसको मिले, तृतीय वरीयता किसको मिले, उसके आधार पर चुनाव होता है। मतलब यदि आप वोट देने जाएंगे राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को, आप कब वोट देंगे? जब आप संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य होंगे तभी वोट दे सकेंगे। तो यदि आप वोट दें राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को, तब ऐसे समय में वोट किस प्रकार से दिया जाएगा? मान लो कि 5 जने खड़े हुए हैं, 5 लोग खड़े हुए हैं उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कैसे वोट देंगे भैया? पहले नंबर पे हम इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे यदि ये ना बने तो फिर ये बन जाए, और ये भी ना बन सके तो ये बन जाए, और ये भी ना बन सके तो ये बन जाए। यानी कि हम उसका एक वरीयता क्रम निर्धारित कर देते हैं, ये बता देते हैं कि भैया ये ना बने तो ये बने, ये ना बने तो ये बने। तो प्रथम वरीयता में हम किसको वोट दे रहे हैं, दूसरी वरीयता में हम किसको वोट दे रहे हैं, तीसरी वरीयता में हम किसको वोट दे रहे हैं, इसको कहेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति। और आनुपातिक पद्धति क्या होगा? फिर इन सब में अनुपात लगाया जाएगा, अनुपात निकाला जाएगा, भैया इसमें से किसको कितने वोट मिले, किसको कैसे, प्रथम वरीयता में कितने मिले, द्वितीय वरीयता में कितने मिले, उसका पूरा जो अनुपात लगेगा उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा कि राष्ट्रपति कौन होगा या उपराष्ट्रपति कौन होगा। यानी कि कौन जीत गया, इसका जो आकलन किया जाएगा वो वरीयता के आधार पर किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने किस वरीयता में किन किन व्यक्तियों को वोट दिए हैं, उसके आधार पर जो है मतदान होगा। और मतदान ये कहा गया कि गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान होगा यानी कि मतदान जो है इस प्रकार का होगा कि वोट जो दिया गया है वो किसी व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को वोट दिया, ये पता ना चल सके, इसलिए मतदान जो है गुप्त तरीके से होगा, ये बता दिया गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होगा, ना तो वो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही वह राज्यसभा का सदस्य होगा
और ना ही वह राज्य की किसी विधानसभा का या विधान परिषद का अर्थात विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये कहा गया यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के तत्काल पश्चात उस तारीख से ही रिक्त कर दिया है। यानी कि अब उसका पद रिक्त हो गया है, यानी कि अब वो उस सदन का सदस्य नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब उसने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है। उसी तारीख से वो पद रिक्त हो गया। कौन सा वाला? यदि उसने कि संसद के दोनों सदनों में से या विधानमंडल के किसी सदन में से जो है सदस्यता ले रखी थी तो वो सदस्यता उसकी रिक्त हो गई। किस समय से रिक्त हो गई? जिस समय से वो उपराष्ट्रपति बन गया। अगला पॉइंट दिया 3 नंबर कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा। कब होगा? अब यहाँ पर पात्रता भी बता दी भैया। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है अलग पात्रता, मतलब अलग अनुच्छेद बताया गया पात्रता के लिए। उपराष्ट्रपति को एक ही अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया। अब ऐसे यदि अलग अलग अनुच्छेद करेंगे सभी के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए, अलग अलग मंत्रियों के लिए, फिर उनके उपमंत्री हो गए, तो कितने सारे अनुच्छेद बन जाएंगे। तो पूरा संविधान अनुच्छेदों से ही भर जाएगा। इसलिए जो है मुख्य पद जो होता है राष्ट्रपति, उसको अलग अनुच्छेद में दिया, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यहीं पर उन्होंने जोड़ दिया कि उपराष्ट्रपति की जो है पात्र कब होगा वो, यदि वो उपराष्ट्रपति चुना जाए तो। शर्तें वही हैं कौन सी जो राष्ट्रपति में थी। क्या शर्तें हैं? कि वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 एज उसकी हो चुकी होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा कितनी होनी चाहिए? मतलब रिटायर कब हो जाता है आदमी? 60 साल में। तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है, इसमें न्यूनतम आयु सीमा दी गई है कि 35 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए इस संबंध में कोई बात नहीं लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो जिंदा है, चाहे वो 80 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, वो राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है और उपराष्ट्रपति रह सकता है, राष्ट्रपति रह सकता है। कब तक? जब तक वो चाहे, जब तक वो चुनाव में जीतता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयु सीमा का बंधन नहीं होगा, मतलब अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा, 35 साल कम से कम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। अब देखो, राज्यसभा का सभापति बनेगा, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो कम से कम उसमें इतनी योग्यता तो होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, निर्वाचित होने के योग्य हो। तो तीसरा पॉइंट ये भी दे दिया। अब अगला पॉइंट दिया है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को लाभ का पद दे दिया गया है, लाभ का पद जिसके पास है, वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा। यानी कि यदि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे फिर वह लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा। लाभ का पद छोड़ने के बाद ही वह निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। तो इस प्रकार से एक स्पष्टीकरण और दे दिया गया है, इसको और हम पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण ये दे दिया गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख, एक मिनट, स्पष्टीकरण पढ़ रहे हैं। स्पष्टीकरण में ये लिख दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन में कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है अथवा संघ या राज्य सरकार का कोई मंत्री है, तो फिर ये नहीं समझा जाएगा कि वह लाभ का पद धारण करता है। यानी कि अब यहाँ पर दो बातें आ गई समझने के लिए, तो थोड़े से कंफ्यूजन भी उसमें आपको हो रहा होगा। क्या कि भैया
जब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रह सकता, विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता, विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, तो ऐसे समय में वो मंत्री कैसे रह सकता है, प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है? राज्यपाल और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति रहेगा तो भैया उसके लिए उसको जो है लाभ का पद पहले ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर यह कहा गया कि यदि वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तब ऐसे समय में क्या होगा? तब ऐसे समय में ये होगा कि उसका जो पद है, उसकी जो सदस्यता है, उसी दिनांक से समाप्त समझी जाएगी। किस दिनांक से? जिस दिनांक को वो उपराष्ट्रपति बन गया, तब से उसकी सदस्यता समाप्त कर मान ली जाएगी। लेकिन लाभ का पद यदि वो ग्रहण किए हुए है, ये पद जो है वो लाभ के पद नहीं कहे गए, लेकिन यदि राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं लड़ सकता। यहां पर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद जीत जाए तो वो अपना मंत्री पद त्याग दे, वो सदस्यता त्याग दे, और या फिर सदस्यता नहीं भी त्यागे तो वो तो रिक्त मान ली जाएगी कि भैया रिक्त हो गया वो स्थान। लेकिन लाभ का पद यदि धारण किए हुए है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही नहीं ले सकेगा। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि ये जो पद हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। कौन से वाले? मंत्री पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, ये लाभ के पद नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि इनके रहते हुए आप चुनाव तो लड़ सकते हैं ना राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लेकिन लाभ का पद ग्रहण किए तो पहले लाभ का पद छोड़ो फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। लेकिन ये मंत्री वगैरह बने हुए हैं तो इसमें क्या होगा कि भैया मंत्री पद मत छोड़ो, आप सदस्यता मत छोड़ो, उपराष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति जब चुन लिए जाओगे, उपराष्ट्रपति जब चुन लिए जाओगे, तब आपको यहां से सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी, उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो यानी अगले अनुच्छेद का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको अगले अनुच्छेद का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं भारतीय संविधान से रिलेटेड आईपीसी या सीआरपी से रिलेटेड समस्त वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहाँ से देख लें आप। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।